नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, और वो भी इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बारे में बहुत संजीदा कदम उठाया है। उसकी वजह ये कि कलेक्टर कमिश्नर की उन्होंने बैठक की, और उस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था, जो खास बिंदु थे, वो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था, यहाँ नशे के कारोबारी, घूसपैठ, ये सबसे खास बातें थी जो सरकार की चिंता का विषय थी। आज हम इस पर इसलिए बात करेंगे क्योंकि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अधीन ही काम कर रहा है। पहले तो गृह मंत्री हुआ करते थे, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने यह महकमा अपने पास रखा ताकि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को वो खुद बारीकी से देख सके, और अगर कोई निर्देश देना हो तो बीच में कोई मंत्री जैसी कड़ी ना हो। लेकिन कुछ महीनों से घटनाएं बढ़ रही हैं, और इस पर पार्टी की तरफ से, संघ की तरफ से और आम जनमानस की तरफ से जो फीडबैक आया वो चिंताजनक था। आज चर्चा करें उसके पहले बता दें कि इस पर जो कुछ बात हुई उसे डॉक्टर मोहन यादव ने सार संक्षेप के रूप में कहा है, वो भी सुनेंगे। चर्चा के पहले बता दूं कि इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन जी, और जूम पर नई दिल्ली से जुड़े हैं राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी। चर्चा शुरू करें उसके पहले सुनते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कहते हैं। 7 और 8 2 दिन की कलेक्टर एसपी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, 55 जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, सीओ, जिला पंचायत कमिश्नर, आईजी, पुलिस कमिश्नर इत्यादि इस पूरे 2 दिन के आयोजन में शामिल हुए। इन प्रत्येक सत्र में कानून व्यवस्था, कृषि एवं उद्यानिकी, स्वास्थ्य, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार, नगरीय विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास एवं सुशासन जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर में विस्तार से चर्चा भी हुई, प्रेजेंटेशन भी हुआ। कॉन्फ्रेंस में अगले 3 माह 1 वर्ष के लिए अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए और अधिकारीगण इसमें काम करेंगे। ड्रग एवं अन्य नशे के पदार्थों पर सख्ती से रोक लगाना, आदतन अपराधियों के जमानत निरस्त हो कि साइबर अपराध के खिलाफ हमने अपनी कार्रवाई तेज की है, लेकिन और ये बढ़ती जाए इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में इन व्यवस्थाओं के आधार पर जब ऐसी कोई घटना होती तो मन में भारी दुख होता। तो दरअसल कानून व्यवस्था की बात करें तो पिछले दिनों कफ सिरप एक कांड हुआ खांसी की दवा का, उसमें हालांकि वो कानून व्यवस्था से कम स्वास्थ्य महकमे से जुड़ा जाता था। 23 बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत हुई, उस पर भी सरकार के भीतर मंथन हुआ और कलेक्टर कमिश्नर में की कॉन्फ्रेंस में उसको लेकर भी बातचीत हुई। तो चर्चा में मैंने पहले ही तारुफ कराया कि श्री रमेश शर्मा जी स्टूडियो में हैं, डॉक्टर राहुल रंजन जी हैं, और हमारे साथ जूम पर जुड़ गए हैं दिल्ली से राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र जी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शर्मा साहब आपसे करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ एक छोटा सा किस्सा इसमें जोड़ूंगा, क्योंकि आपके साथ हम भी उसके गवाह रहे हैं। जब मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा जी की सरकार थी, और सरकार बनने के 6 महीने बाद तक ये आभास नहीं हो रहा था कि सरकार बदल गई है। कई बार बातचीत में अखबार के दफ्तर में ये होता था, न्यूज़ रूम में, कि सरकार बदली ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन पटवा जी ने 6 महीने का वक्त लिया, और उस दरमियान वो सारी प्रैक्टिस की गई जो डॉक्टर मोहन यादव अब कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर कमिश्नर से बात की, उन्होंने अपने मंत्रालय में जो वल्लभ भवन है उसके पीएस प्रमुख सचिव और सचिवों से बातचीत की, और बातचीत का सिलसिला कलेक्टर से लेकर डीजी प्रमुख सचिव से होता हुआ कमिश्नर कलेक्टर तक जब पहुंचता नीचे, उसके बाद जब वो कोई फैसला करते थे तो वो फैसला पूरे मध्य प्रदेश में रायपुर तक महसूस होता था, क्योंकि तब छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था। कहा जाता है कि उन्होंने एक अभियान तय किया था, इंक्रोचमेंट के खिलाफ ड्राइव शुरू की थी, और वो जब अभियान शुरू हुआ तो फिर कहीं कोई माने संशय नहीं रहा, ना प्रशासन के मन में ना सरकार के मन में। सरकार का आदेश हुआ और प्रशासन ने उस पर पूरा काम किया, और नतीजे बड़े उत्साहजनक आए। तो कई बार पूरे ऑर्केस्ट्रा को जब साधने की बात होती है, सारे साजिंदे जब उसमें सज जाते हैं, सुर ताल जब बेहतर हो जाते हैं, तानपुरे के तार जब कस जाते हैं, तो फिर सुर अच्छे निकलते हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव अब ये काम कर रहे हैं। लेकिन शर्मा साहब, मैंने कल भी एक बात की थी कि अगर सरकार या मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कमिश्नर, कलेक्टर या एसपी या एसडीएम नहीं करता है, तो फिर सरकार क्या करेगी,
मुख्यमंत्री क्या करेंगे ये भी साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर दंड, मैं नहीं कहता कि आईएएस अधिकारी को आप दंडित करें या एसपी को दंडित करें, लेकिन उन पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है, तब ये सवार जो है, जो ये घोड़े सवार के मुताबिक चलेंगे। आपकी राय, मोहन यादव साहब का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो एक्शन है वो कितना कारगर है? ये निश्चित रूप से आपने बिल्कुल ठीक कहा। मान करके चलिए कि कार्यपालिका, विधायिका, ये दो अलग अलग सेक्टर हैं और दोनों लगभग आत्मनिर्भर हैं। तो ये जो विधायिका वाला सेक्टर है, जिसमें मुख्यमंत्री भी होते हैं, प्रधानमंत्री भी होते हैं, ये नीतियां बनाते हैं और निर्णय लेते हैं, इसको क्रियान्वयन करने का काम वो कार्यपालिका के पास ही होता है। तो इस तरह की ये जो बैठकें होती हैं, जैसा कि आपने पटवा जी का उदाहरण भी दिया, इससे पहले लगभग हर मुख्यमंत्री का ऐसा उदाहरण रहा है। किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष योजना पर उन्होंने अधिकारियों को विश्वास में लेकर के ही निर्देश दिए हैं और फिर वो काम करते हैं। मोटे तौर पर हर राजनीतिक दल का अपना एक एजेंडा होता है। वो एजेंडा चुनाव के समय अपनी उनकी प्राथमिकताएं होती हैं। कितने ऐसे बिंदु हैं जो अलग अलग राजनीतिक दलों के अलग हैं। अब जनता अगर उस बिंदु को पसंद करके किसी पर्टिकुलर दल को सरकार में भेजती है, तो उसकी पहला उद्देश्य होता है, पहला उसके काम होता है कि उसके क्रियान्वयन को करना। अब क्रियान्वयन करने का काम जो है वो तंत्र करता है, प्रशासन का तंत्र करता है, जिसमें कलेक्टर, पटवारी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी होता है और कलेक्टर, उसमें उसकी विशेष भूमिका होती है। तो इस तरह की जो बैठकें होती हैं, इस बैठकों में दो चीजें आती हैं। एक तो जब ये बैठकों की तैयारी हो रही होती है तो उसके लिए बाकायदा कलेक्टर या हर विभाग, सारा का सारा, जितने भी, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, संस्कृति विभाग हो, गृह विभाग हो, फूड हो, वो सारे अपने विभागों की योजनाओं का क्रियान्वयन का मसौदा तैयार कराते हैं। भले ही उस मसौदे पर चर्चा बैठक में हो पाए या ना हो पाए, लेकिन मसौदा तैयार करने से पूरा प्रशासन तंत्र सक्रिय होता है। एक तो इसका ये लाभ होता है, और दूसरा, जब मुख्यमंत्री अपनी प्राथमिकता के आधार पर ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चुस्ती फुर्ती तो आती ही है। और अभी जो 3-4 चीज अभी बैठक में आपने भी कहा, एक तो उन्होंने लाइन ऑर्डर पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, इसमें कोई शक नहीं कि मध्य प्रदेश में थोड़ी लाइन ऑर्डर पर सख्ती की तो बहुत आवश्यकता है। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो जन सुनवाई में जो चीज़ें लेट होती हैं, उन्होंने ये भी कहा कि समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरा, उन्होंने कहा कि जो खासतौर से शासन की प्राथमिकता की योजनाएं हैं, वो पर्यावरण की हो सकती है, वो जल संरक्षण की हो सकती है, वो आवास आवंटन की हो सकती है, उनके क्रियान्वयन में थोड़ी सी चिंता की जाए। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा। और एक बात जो इसके बाद मुझे जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा, बहुत संभव है कि मुख्य सचिव खुद भी बैठक बुलाएं और कहीं ना कहीं अधिकारियों को, और जो विभाग प्रमुख सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनको समय सीमा का टारगेट दें कि आपको इस बीच में हमको रिपोर्ट ला करके देना है। ये मुझे लग रहा है कि इसके बाद हमको ये देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। कल जो बैठक हुई थी, 2 दिनी बैठक थी, कल की बैठक में ये हुआ था कि कलेक्टर्स जो हैं वो जनप्रतिनिधियों से संवाद करें, उनसे उनकी प्रतिष्ठा के हिसाब से उनसे व्यवहार करें, ये बात भी निकल कर आई थी। तब हमने चर्चा में ये कहा था कि जनप्रतिनिधि को भी ये समझाने की ज़रूरत है कि वो प्रशासन से ऐसे काम ना कराएं जो कानून के विरुद्ध हों, जो नियम के विरुद्ध हों। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि कलेक्टर से, एसपी से, एसडीएम से ऐसे काम कराएंगे जो उनके नियम के विपरीत है, तो फिर दोनों में टकराव होगा। मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल सरकार को, डॉक्टर मोहन यादव को, संगठन से भी ये बात करनी होगी, जनप्रतिनिधियों से भी ये संवाद करना होगा कि आप प्रशासनिक अधिकारियों को वही काम बताएं जो नियम के तहत होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। होता यह कि नियम विरुद्ध काम बताए जाते हैं, जब वो नहीं होते तो असंतोष प्रकट होता है, फिर विधायक और संबंधित जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होते हैं, वो मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते हैं कि संबंधित कलेक्टर को हटाया जाए, एसडीएम को हटाया जाए, तहसीलदार को हटाया जाए या दरोगा जी को हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें 2 तरफा काम की जरूरत है, लेकिन प्रशासन के साथ सख्ती सरकार बरते, ये जरूरी है। क्योंकि सरकार का वो ऐसा ढांचा है, तंत्र, जो बाकायदा बड़ी परीक्षाएं पास करता है, ट्रेनिंग लेता है, और वो सरकार में जब आता है तो 30 साल काम करता है। जनप्रतिनिधि तो 5 साल के लिए आते हैं, उनमें थोड़ी सी बात हो सकती है अज्ञानता की, लेकिन शासन में बैठे लोग तो ज्ञानी होते हैं, उनको काम करने के रास्ते चुनने पड़ेंगे और ढूंढने पड़ेंगे। डॉक्टर राहुल जी, आपकी राय?
राघवन जी, सीधी बात है कि दोनों, चाहे राजनीति करने वाला व्यक्ति हो और हम लोग जनसामान्य के, दोनों के सामाजिक सरोकार हैं और सरकार जो भी योजनाएं बनाती है वो सामाजिक सरोकारों को लेकर होती है। अब मूल चीज करके आती है कि जब सामाजिक सरोकार एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं तो सरकार हमेशा ये चाहती है कि समाज में जो चीज भी घटित हो रहा है उसको ईमानदारी के साथ में और व्यवस्थित ढंग से किया जाए। लेकिन देखिए, चूंकि क्या होता है कि राजनेता तो कोई वहां से चुन के आता है, जनप्रतिनिधि के रूप में आता है, तो उसका दायित्व तो कुछ अलग होता है। और लेकिन जो सरकार के बाद जो प्रशासनिक दृष्टि से जो लोग काम करते हैं वो बिल्कुल सीखे पढ़े हुए होते हैं, वो कानून के दायरे में और तमाम उनके पास में एक बंदिशें रहती हैं उसके दायरे में काम करते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि क्या होता है कि जनप्रतिनिधि को जवाबदेही समाज के प्रति है, या जहां से उसने वोट लिया है या जो वोटर्स उसको वोट देते हैं चुनकर जहां से आए, तो उस क्षेत्र के पीछे विशेष लगाव होना स्वाभाविक है, और जो कि आपको प्रशासन में दिखाई नहीं देगा। तो टकराव यहां पैदा होता है कि जनप्रतिनिधि कुछ और कहता है। आपकी अनुमति हो तो मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं। जी। दरअसल टकराव कानून के मुद्दे पर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को आवास आवंटन में दिक्कत जा रही, किसी जनाइन व्यक्ति का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी की किसान की अगर जो जमीन पर कब्जा है और वो उसका दर्ज नहीं हो रहा है, इस पर जनप्रतिनिधि झगड़ा करे तो समझ में आता है। झगड़े से मतलब वो अगर अड़े, लेकिन गलत कामों के लिए जब वो अड़ते हैं, जो आदमी उसके योग्य नहीं है उसका राशन कार्ड बनवा रहे हैं, उसका आधार कार्ड बनवा रहा है, उसको प्लाट आवंटित करा रहा है, इसमें झगड़े होते हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत बारीक है लेकिन क्लियर होना चाहिए। वही तो राघवन जी, क्या होता है कि झगड़ा यहीं जाकर के शुरू हुआ है, इसीलिए काम बाधित होते हैं या योजनाएं बाधित होती हैं, या मुख्यमंत्री भी यदि कोई आदेश दे देते हैं, इसीलिए जनप्रतिनिधियों के जो आदेश, उनका जो काम करने की शैली है वो आप विपरीत ही मान के चलिए, वो ऐसा लीगल काम की स्थिति में नहीं आते, इसीलिए प्रशासन से वो काम नहीं हो पाते। तो अब यहाँ स्थिति हो जाए कि टकराव की स्थिति को या तो जवाबदेही तय करके खत्म किया जाए या सम्मानपूर्ण ढंग से खत्म किया जाए। तो यदि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का विकास हो या मध्य प्रदेश में सरकार की योजनाएं बिल्कुल व्यवस्थित रूप से लागू हो, तो फिर जरूरी हो जाता है कि प्रशासन को भी वो निर्देश दिया जाए और प्रशासन को भी नियंत्रण में लिया जाए कि आपको किस गाइडलाइन तो आपको बनाना पड़ेगी ना कहीं। गाइडलाइन नहीं बनाएंगे तो फिर तो डिस्टर्बेंस होगा, विकास भी नहीं होगा। गाइडलाइन बनी हुई है, सही काम रोके ना जाए, गलत काम किए ना जाए। ये बहुत क्लियर गाइडलाइन है, इसमें बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। लेकिन दिक्कत वही होती है कि हम गलत काम कराना चाहते हैं और प्रशासन गलत काम को रोकने की आड़ में सही काम को भी रोकता है। तो कई बार ये नेगेटिविटी आती है कि जितने बड़े अधिकारी होते हैं वो काम करने के बजाय काम ना करने के हुनर अपनाते हैं कि काम कैसे ना हो। तो जब ये होता है तब टकराव होता है। मैं लौटूंगा आपके जी बताएं। राघवेंद्र जी, देखिए 50 काम में से यदि आप 2 काम गलत करवा दोगे तो अधिकारी भी कहता है कि चलिए ठीक है, 48 तो हो गए हमारे, लेकिन अब आप 48 गलत करवाओगे, 2 सही करवाओगे तो विवाद की स्थिति पैदा होगी। यही टकराव। ये एक पक्ष है, लेकिन होता यह कि 48 सही रोक दिए जाते हैं, 2 गलत को दिखाकर 48 को रोकना जायज ठहरा जाता है। दिक्कत यहां से शुरू होती है। तो यहां सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई अधिकारी सही काम को रोक रहा है तो उस अधिकारी की खैर नहीं, और कोई जनप्रतिनिधि अगर गलत काम 50 में से वो 48 काम गलत लेके आ रहा है तो उस जनप्रतिनिधि की खैर नहीं। ये लाइन अगर मुख्यमंत्री के निवास से या मुख्यमंत्री हाउस से नीचे तक जाएगी तो फिर गंगा स्वच्छ हो जाएगी, नहीं तो ये गंगा मैली हो जाएगी, मैली ही रहेगी। नागेंद्र जी, आपकी राय? आप दिल्ली में हैं, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब की बात करें, बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मामला पूरे देश में बहुत चिंता में डाले हुए है। आज की जो मध्य प्रदेश सरकार की चर्चा थी कलेक्टर कमीशन से, उसमें घुसपैठियों पर रोक की बात भी थी। भोपाल में बांग्लादेशी घुसपैठियां बहुत है। पाकिस्तान से आए हुए लोग जब यहाँ आते तो वो यहीं गुम जाते हैं। और आज की तारीख में हम बात करें तो जिस ढंग से दुनिया का माहौल है, जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, घुसपैठिए खतरनाक हो रहे हैं और वो देश के दुश्मनों के साथ मिलकर सरकार को दिक्कत पैदा कर रहे हैं, समाज में भी जहर घोल रहे हैं। आपकी राय? घुसपैठ का मामला मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में चिंता का विषय है, क्या सोचना है आपका? घुसपैठ किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली तक घुसपैठियों से त्रस्त है। और घुसपैठियों का आतंक इतना है कि घुसपैठिए सिर्फ मानवीय आधार पे यहाँ नहीं आए हुए, उसके अनेक कारण है। उसमें कुछ ना कुछ अवांछित तत्व हैं जो देश के खिलाफ भी काम करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इस तरह के लोग भी जो ड्रग्स के लिए काम करते हैं या ड्रग सप्लायर भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देश के विरुद्ध अनेक तरह की गतिविधियों, अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। तो ये पूरे देश के लिए समस्या है और इसके लिए कहीं ना कहीं एक इस पे अब राज्यवार मानिए या केंद्रवार मानिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की जरूरत महसूस होने लगी है, मेरा ये मानना है।
क्योंकि इस समस्या से निपटा जाना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से दुनिया की अनेक जो शक्तियां हैं वो कई देशों में उथल पुथल कराती हैं, राजनीतिक उथल पुथल कराती है और तरह की करती है, उसमें आप देखिए ऐसे अवांछित तत्वों की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है जी। इनको अपना छिपने का तरीका पता है, इनको कैसे लोगों में घुल मिल जाना है वो इन्हें पता है, और बहुत सारी बातें पता है। तो इसके लिए तो हर राज्य सरकार को जहां इस तरह की, और केंद्र सरकार को बहुत गंभीरता से इस विषय पे सोचने के लिए और इस पे कार्यनीति बनाने की जरूरत है। और इससे सही कहा, मध्य प्रदेश के सीएम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये हमें बहुत प्रायोरिटी पे रखना होगा इस विषय को, और तब इसे समझना होगा इसकी गंभीरता को, और इस पे एक्शन लेने की जरूरत रहेगी। बिल्कुल शर्मा साहब, ड्रग्स का मामला भी अंतर्राष्ट्रीय है और घूसपेट का मामला भी अंतर्राष्ट्रीय, और ये दोनों विषय भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। आंतरिक सुरक्षा भी है और इसमें सामरिक महत्व के मामले भी जुड़े हैं, क्योंकि घूसपेट बांग्लादेश से हो रही है, घूसपेट पाकिस्तान से हो रही है और घूसपेट नेपाल की तरफ से भी हो रही है, म्यांमार से भी हो रही है। और ये जो चारों देश हैं, यहाँ से आने वाले लोग भारत की जो सुरक्षा व्यवस्था उसके लिए खतरा, और ख़ासतौर से जो भारत में इनके हिमायती हैं, जो भारत के भीतर इनको संरक्षण देते हैं, इन पर दो तरफा वार करने की ज़रूरत है। घूसपेट को रोकना और घूसपेट करने वालों की मदद करने वालों को भी घूसपेटिये की तरह खतरनाक मानकर उनके विरुद्ध कार्रवाई। ये लॉ एंड ऑर्डर में मुझे लगता है कि आज का जो सेंट्रल आइडिया था वो यही था। इस पर सख्ती से काम करने की ज़रूरत है सरकार को, और चूंकि गृह मंत्री का भार भी मुख्यमंत्री के पास है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो बात कही उसमें अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है, सिर्फ अब रिजल्ट की प्रतीक्षा है। हम लोग उस पर भी बात करेंगे आगे। जी देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो घुसपैठ का मामला है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें दोनों जुड़ी हुई हैं। जी। ये ठीक है कि बॉर्डर पर, सीमा पर जो सुरक्षा बल है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, लेकिन वो लोग घुस करके कोई सीमा पर नहीं खड़े रहते, वो राज्यों में जाते हैं, और राज्यों में जा करके, और उनका जो अपना नेटवर्क होता है राज्यों में, उनको मकान दिलाने का और उनके आधार कार्ड बनवाने का और उनको मतदाता सूची में जुड़वाने का, तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों चीज़ों पर निर्भर करना पड़ेगा। इसमें राज्य सरकारों का जो तंत्र है, बहुत छोटी इकाई होती है, जिसको अपन दरोगा भी कह सकते हैं, सफाई कर्मचारी कह सकते हैं, या बीट का सिपाही भी कह सकते हैं, सफाई का दरोगा भी कह सकते हैं। ये लोग, इनकी निगरानी और इसके साथ साथ समाज की जागरूकता। अगर मोहल्ले में कोई व्यक्ति आकर के संदिग्ध परिस्थिति में आकर के रह रहा है, तो उसको अनदेखा करके किनारे से ना निकले, उसको कहीं ना कहीं वो खुद भी पूरा का पूरा सब समाज, पूरा मोहल्ला उसमें जागरूक रहना चाहिए। तो ये एक प्रकार से तीनों प्रकार की है कि समाज, सीमा पर जो सुरक्षा प्रबंध है वो तगड़ा होना चाहिए, फिर राज्यों का सुरक्षा प्रबंध तगड़ा होना चाहिए, इसके साथ साथ समाज को भी उसमें जागृत होना चाहिए। ये तब रुक पाएगा। आप अगर देखें, ये आपने 4 देशों को तो नाम बताए, भारत के आसपास, चाहे वो श्रीलंका हो या नेपाल हो या वो बांग्लादेश हो या म्यांमार हो या पाकिस्तान हो, भारत की जिस सीमा जितने भी, वो चीन भी क्यों ना हो, वो सारे के सारे लोग घुसपैठ करते हैं। पहले तो इनके लिए एकमात्र रास्ता नेपाल के रास्ते, सब ये सारे के सारे घुसते थे। और अगर आप नेपाल की सीमा की बस्तियां देखेंगे, करीब 28-29 जिले लगते हैं हमारे नेपाल की सीमा पर, तो नेपाल की सीमा के दोनों तरफ, उस तरफ और इस तरफ, किस तरह के लोगों की बस्तियां बस गई हैं ये छुपा हुआ नहीं है। और उनमें भारत विरोधी नारे लिखे जाते हैं, भारत विरोधी नारे लगते हैं उसमें। और एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि आपस में चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो चीन का जो समर्थक जो एलिमेंट है वो भी, पाकिस्तान समर्थक एलिमेंट भी, म्यांमार समर्थक एलिमेंट भी, ये सारे के सारे मिल करके वो सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। और जो स्थानीय व्यक्ति है वो बस्तियां खाली कर करके जा रहा है, जो हम अपना पश्चिम बंगाल में देख लें, वो असम में देख लें, वो मेघालय में देख लें, वो झारखंड में देख लें, तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक तो किनारे है, समाज की जागृति, प्रशासन की जागृति बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, समाज जागृत हो, प्रशासन जागृत हो, और सूचना पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे। समाज के लोग इसलिए निराश होते हैं कई बार कि सूचना दी लेकिन पुलिस उसमें सोती रहती है। डॉक्टर राहुल साहब, ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका जैसे देश में भारत के जो टैलेंट जा रहा है उसको भी घूसपेटिया मानकर, हथकड़ी लगाकर वो वापस भेज देते हैं, वो डिपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ तो गुंडे बदमाश जैसे लोग आ रहे हैं, लुटेरे लोग आके यहाँ घुसपैठ कर रहे हैं। हम उनको उन इलाकों में भी नहीं लेके जा पाते जो उनके लिए बनाया जाता है कि जो पकड़े गए हैं उनको वहाँ रखा जाए। तो मुझे लगता है कि इस पर सरकार को सख्ती करने की ज़रूरत है, जैसी अमेरिका कर रहा है। जैसी अमेरिका ने इंग्लैंड से कहा कि आप घुसपैठियों को रोकिए, अमेरिका ने तो बॉर्डर पर सेना लगा दी और कहा कि अगर घुसपैठ होती है तो गोली मार दी जाए। अगर ये सब आपको करना है देश बचाने के लिए तो आपको घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी।
ड्रग्स के मामले में बहुत चौकस और सख्त होना पड़ेगा। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, क्या है, घुसपैठ का ये बाहरी घुसपैठ जो हो रही है वो मामला अलग है, लेकिन आपको इंटरनल जो घुसपैठ हो रही है उस पर भी प्रशासन को ध्यान लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, आपराधिक जो बाहर से आ रहे हैं वो अपराधी या ड्रग्स के हो सकते हैं या फिर दूसरे क्राइम में वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सरकारों को सोचना होगा कि हर दूसरे राज्य का अपराधी किसी दूसरे राज्य में प्रवेश करता है। मध्य प्रदेश को भी यदि आप देख लेंगे तो मध्य प्रदेश हमेशा से शरणस्थली रहा है अपराधियों की, जो दूसरे राज्यों में अपराध करके आते हैं। लेकिन होता क्या है कि मध्य प्रदेश में वो छुप जाते हैं, लंबे समय तक छुप जाते हैं और यहीं आकर के वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स तैयार कर अंडरवर्ल्ड के लोगों की तो ये एक तरह से शरणगाह है। हाँ, तो शरण में आ जाते। अब ये जो इंटरनल घुसपैठ, ये खतरा बाहर वालों से नहीं है, बाहर वालों से तो केंद्र सरकार और सीमा पे लड़ लेगा जवान, लेकिन अंदर देखिए, खतरा बाहर वालों से इनसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो भारत की डेमोग्राफी चेंज करने आ रहे हैं। बांग्लादेशी लूट करते हैं, बांग्लादेशी डकैती डालते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर के लोगों से खतरा नहीं है घुसपैठी। अगर हम इसको ऐसा बांट देंगे तो फिर पूरा विषय हल्का हो जाएगा। जी नहीं, मेरा कहना यह है कि अब जो शर्मा जी जो कह रहे हैं कि भाई हमारे समाज को सचेत होना पड़ेगा, और हो ये रहा था कि पुलिस को सूचना यदि आप दोगे तो पुलिस सूचना जो देता है उसके ऊपर ही हावी हो जाती है। तो पुलिस का जो भरोसा जो छूट गया, उस भरोसे को फिर से कायम करना पड़ेगा। जब तक भरोसा जनता के और पुलिस के बीच में नहीं होगा तो फिर जाकर के आप किसी भी स्तर का अपराधी हो या घुसपैठिया हो, उसकी सूचना सरकार तक नहीं पहुंचेगी। तो अवेयर लोगों को जागरूक होना ही पड़ेगा। यदि उन्होंने अनजान चेहरा देखा है तो उसकी सूचना यदि पुलिस तक पहुंच रही है, प्रशासन तक पहुंच रही है, तो प्रशासन को तत्काल फॉलो करना चाहिए। और बल्कि उस व्यक्ति की जिसने सूचना दी है उसको उजागर ना करके छुपा करके उसको संरक्षित भी करना चाहिए, उसकी पीठ भी थपथपाना चाहिए। ये काफी समय से ये मध्य प्रदेश से बिल्कुल इस तरीके की पुलिसिया, जिसको कहते हैं ना पुलिसिया कार्रवाई, वो बिल्कुल आपको लापता दिखाई दे रही है। यही चिंता की बात है। ये चिंता का विषय है। तो ये मुख्यमंत्री जी को ये करना पड़ेगा कि आपके आदेश देने से कुछ नहीं होगा, नीचे से ऊपर तक के महकमे को और समाज और पुलिस, इन दोनों के बीच में आपको सेतु बनना पड़ेगा, तब जाके होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में या बल्कि हर जगह पुराने शासन में भी ये व्यवस्था रही है, सरकारों ने व्यवस्था की है। हर मोहल्ले का एक बनाया जाता था, एक वॉलंटियर होता था और ना नगर सुरक्षा के लिए, और टीआई जाता था, कॉलोनियों में बैठता था, बातचीत करता था, मोबाइल नंबर अपने देता था लोगों से। एक सामाजिक सरोकार से जो जोड़ने का मामला था वो अब बिल्कुल दूर हो गया। दरअसल यही खास बात है कि सरकार का अपना जो खुफिया तंत्र है, उस खुफिया तंत्र के जो इनपुट्स हैं वो जनता से आते हैं, वो मुखबिरों से आते हैं। तो सरकार को अपना मुखबिरी तंत्र मजबूत करना पड़ेगा। सरकार से मतलब पुलिस महकमे को। आखिर आप देखिए कि देश भर में जो बड़ी घटनाएं होती है, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जितने भी विदेशी घुसपैठिए या आतंकवादी संगठनों को पकड़ा गया है तो वो एनआईए के इनपुट पर पकड़ा गया है। थाने के पीछे बांग्लादेशी मुजाहिदीन जो है वो काम कर रहे थे 3 साल से, और पुलिस को पता ही नहीं था, क्योंकि पुलिस का अपना नेटवर्क गड़बड़ है, खत्म है, और पुलिस की अपनी प्राथमिकता अलग है। उसको इससे ताल्लुक नहीं है जो चिंता मुख्यमंत्री ने जताई है कि घुसपैठियों पर हमको लगाम लगानी है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को अपना सूचना तंत्र मजबूत करना पड़ेगा, खुफिया तंत्र को सक्रिय करना पड़ेगा, और इस पर एनआईए के इनपुट के बजाय एनआईए को इनपुट दें, ताकि राज्यों की तरफ से जाए कि दिल्ली को हमने खबर की और दिल्ली ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। नागेंद्र जी, आपकी राय कि इस पूरे मामले में जनता को सतर्क होने के साथ साथ इंटेलिजेंस को भी अपने नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, उसको जाल को बिछाना पड़ेगा। जी समन्वय का ही काम है कि जब ऐसे निपटा जा सकता है। घुसपैठियों से सिर्फ हमें देखिए, ये हत्या जैसे जघन्य कार्य है, बलात्कार है, लूट है, डकैती है, इस तरह के तो अपराधों में शामिल रहते ही हैं। इसके अलावा देश और देश की भावी पीढ़ी के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, देश का भविष्य जिसे कहा जाता है, उसके नशे की गर्त में ले जाने के लिए इनका एक बहुत बड़ा भूमिका आप मान के चलिए। दुनिया में 2 कुख्यात ट्राइंगल है नशीले पदार्थों की तस्करी के। एक गोल्डन क्रिसेंट है जिसमें ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान उसमें शामिल है। दूसरा गोल्डन ट्राइंगल है जिसमें थाईलैंड है, लाओस और म्यांमार है। आप ये देखिए कि जितनी भी नशीले पदार्थों की तस्करी होती है, वो नशीले पदार्थों की तस्करी इन्हीं 2 ट्राइंगलों के जरिए ज्यादा होती है। भारत की दिक्कत ये है कि ये इनके बीच में स्थित है। ऐसे में एक बात मैं जोड़ना चाह रहा हूं उसमें, नशे के साथ हथियारों की तस्करी भी है। नशा और हथियार दोनों एक तरह से जुड़े हुए हैं। जब नशा बाहर से आता है, ड्रग्स आते हैं, साथ में हथियार भी आते हैं और वो देश के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। जी
जी जी, इन्हीं के चलते ये स्थिति ये है। आप ये देखिए, कॉलेजों में, पार्क में, स्कूलों में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से आसपास में हर बड़े शहर में अब नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। और नशीले जी पदार्थों की बिक्री का आंकड़ा ये है कि अब कोई 20, 25, 30 साल के युवा नशा नहीं कर रहे, अब 14, 15, 12 साल तक के युवा नशा कर रहे हैं। अगर हम डेटा उठा के देखते हैं तो उसमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि ये उसमें दलाल की भूमिका, उन्हें ड्रग पेडलर की भूमिका निभाते हैं, अवैध हथियारों के तस्करी के में ही करते हैं। तो ये तो देश के लिए बहुत घातक है, जिसके ऊपर बहुत जरूरी है सोचना और परस्पर समन्वय, केंद्रीय राज्य की एजेंसियों का परस्पर समन्वय के साथ इनके खिलाफ एक प्रभावी और एक अच्छी खासी प्रभावी मतलब कार्रवाई जी पे करने की कह सख्त सकते हैं जरूरत कि मध्य प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 दिन कलेक्टर, एसपी और कलेक्टर कमिश्नर से जो बातचीत की है, इसके नतीजे आने वाले 2 से 3 महीने में दिखना शुरू हो जाएंगे। सबसे चिंता की बात यह है कि घुसपैठ को रोकना और ड्रग्स के मामले में बड़ी कार्रवाई करना, क्योंकि ये 2 चीज़ें आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और जब कभी बाहर से कोई अगर दिक्कत होगी, कोई हमला होगा, तो मुझे याद है कि जब अभी 3-4 दिन का जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, उसमें भारतीय सेना ने कहा था कि हमको 2.5 मोर्चे पर लड़ना पड़ा। एक पाकिस्तान, चीन मदद कर रहा था पाकिस्तान की, वो अलग, और भारत के भीतर जो पाकिस्तान के समर्थक हैं उनसे भी हमको लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान समर्थक घुसपैठी आते हैं उनको भी रोकने की ज़रूरत है, और उसमें डॉक्टर मोहन यादव की जो पहल है 2 दिन की, वो रंग ला सकती है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर शर्मा साहब, आपका बहुत साधुवाद। डॉक्टर रंजन जी, आपका धन्यवाद। और नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।